मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 474वीं कक्षा, 8वां अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और सूत्र हो गए इसमें 22 तक हो गए ना। परिशिघान का योग सूत्र तक पूछना है कुछ पीछे। अच्छा जी, लुटेचा कृपा से ये क्या सिद्ध हो रहा था? जी ये समझ नहीं आया कृपा। अच्छा देखो, एक तो है कृपोरोला सूत्र, ठीक है ना। यहाँ भी कृप धातु पड़ी है और षष्ठी का एक वचन। उधर लुटीचा क्लिप में कौन सी व्यक्ति है, कौन सी व्यक्ति है? लुटीचा क्लिप सूत्र क्या करता है? परस्मी पद का चल रहा है ना, तो परस्मी पद का विधान करता है, वहां पंचमी है। लेकिन पंचमी में और षष्ठी में रूप में तो अंतर नहीं आता ना हलंत शब्दों का। तो वहां पढ़ा है कृपः, यहाँ पढ़ा है कृपः, धातु एक ही है। इतना तो समझ में आया अभी कि भेद तो दिखाई दे रहा है हमें। तो ऐसा क्यों किया पाणिनि ने? या तो दोनों स्थानों पर कृपः पढ़ते या दोनों स्थानों पर कृपा पढ़ते, एक जैसा होना चाहिए था, फिर भी अंतर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जहां रेफ को लकार कर रहे हैं वहां तो कृपा पढ़ा उन्होंने। तो अर्थ क्या निकलेगा कि जहां जहां पर भी रेफ दिखाई दे, अर्थात जब जब रेफ दिखाई देने लगे तो उसको लकार कर देना है, यही तो अर्थ निकलेगा। लेकिन स्वयं कृप धातु में जहां पर रेफ नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ या वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि तो खैर संभव नहीं है इसमें, तो वहां वहां भी वहां क्या स्थिति रहेगी? वहां तो फिर हम लरी नहीं करेंगे उसको। तो उसका संकेत देने के लिए उन्होंने वहां क्लिपः पढ़ दिया कि देखो ऐसा भी होता है, क्योंकि वहां गुण तो है नहीं। तो धातु में ही कृप का ही क्लिप बनाया उन्होंने। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि री में भी रेफ श्रुति मानी जाती है। री में भी रेफ का अंश है और उसी में उसी रेफ के अंश के स्थान पर लकार हो चुका है। तो इस तरह से यदि कहीं पर भी कृप का प्रयोग करेंगे, जैसे क्लिप्तः क्लिप्तवान उदाहरण दिए हैं इन्होंने, तो यहाँ तो गुण नहीं हुआ है निष्ठा के कारण से, लेकिन फिर भी हमने री को लरी कर लिया। तो री को लरी न कह करके कहा जाएगा कि री के अंदर विद्यमान रेफ श्रुति को ल श्रुति हो चुकी है। तो ये लुडिचा क्लिपः सूत्र से पता लग जाता है पूरा कि स्वयं पाणिनि क्लिप कह करके उसका उच्चारण कर रहे हैं। चलो तो आगे देखते हैं। सूत्र है आगे संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य षष्ठीकुवचनान्तं लोपः प्रथमैकुवचनान्तं। अब यहाँ पीछे से किसका अधिकार आ रहा है? पदस्य का, उसमें भी षष्ठी है। इधर यहाँ संयोगांत शब्द बनाया गया, संयोग अंत्य यस्य, यहाँ भी षष्ठी है। और बहुरी समास है तो विशेषण भी बनेगा। तो विशेषण बनेगा तो पदस्य का बनेगा, पदस्य षष्ठी आ रहा है। तो संयोगांतस्य पदस्य, और संयोगांत में बहुरी समास किया था हमने कि संयोग अंत्य यस्य। वो यस्य कौन होगा अब?
वो पद ही होगा। संयोग अंत में है जिसके, ऐसा पद, तो पद का लोप होता है, ये अर्थ निकला। संयुगान्तस्य पदस्य लोपो भवति। अब यहां पर अलोन्त्यस्य लगा लेंगे, क्योंकि लोप कर रहे हैं तो अंतिम अल का ही होना है। तो इस तरह से पूरा अर्थ खोलेंगे तो संयोगान्तस्य पदस्य अंत्यस्य अलह लोपो भवति। तो इस तरह से पद होना चाहिए, संयोग उसके अंत में हो, और उसका भी अंतिम अल, उसका लोप हो जाएगा। क्या परे होगा ये बात ही नहीं हो रही, बस पद संज्ञा होनी चाहिए। तो हम सामान्यतया एक वाक्य बोल देते हैं सीधा कि पद के अंत में विद्यमान अल का संयोगांत यदि पद है तो उसका लोप हो जाता है, कहीं पर भी हो। वो पद संज्ञा हम दो प्रकार से देखते ही हैं, या तो सुप्तिंगंतम पदम, ठीक है ना, अथवा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। अब यहाँ जो उदाहरण दिए हैं ये सारे कैसे हैं, सुप्तिंगंतम पदम वाले हैं, है या नहीं है। जैसे गोमान, यवमान, कृतवान, हतवान, तो सभी में गोमान यवमान में तो मतु प्रत्यय का है, और कृतवान हतवान में क्तवतु। लेकिन मतुब करें या क्तवतु करें, अत्वंत दोनों बन जाते हैं, दोनों अत्वंत बन गए हैं, दोनों उगित हैं, इसलिए नुमागम भी होगा सर्वनाम स्थान में। सिद्धियां अनेकों बार पीछे देख चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ गोमंत जब बनेगा ये पहले दीर्घ कर लेंगे, उसके बाद नुमागम गोमांत, ठीक है ना। गोमत शब्द सुप्रत्यय, अत्वसंतस्य दीर्घ हो गया, गोमात नुमागम हो गया गोमांत, और सु का हलन्यादि लोप होने के पश्चात अब ये सुप्तिगंतम पदम से पद है, संयोग अंत में आ चुका है नकार का और तकार का, वहां तकार का लोप हो जाएगा। अब नकार का क्यों नहीं हो रहा है, न लोप है प्रातिपदिकांत से। पदांतर पूर्वत्र सिद्धम। दो की आवाज एक साथ आ गई हाँ फिर बोलो। पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम ठीक है ना। पूर्व सूत्रों की दृष्टि में आगे आगे के सूत्र असिद्ध होते जाएंगे, एक को ही अवसर मिलेगा कार्य करने का, यहाँ दो दो को नहीं मिलेगा। तो गोमान यवमान, ऐसे ही क्तवतु में भी कृतवांत, सु का लोप और तकार का लोप। हतवान में हन धातु से बनाया गया है, नकार का तो लोप कर ही लेंगे हम, अनुदातो को देश वनति तनुत्यादि नाम से। चलो, तो ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है और अनेकों बार इसके अर्थ को हम लोगों ने समझ लिया है। आगे देखो, रात सस्य, रात पंचम एक वचनांतम, सस्य षष्ठी एक वचनांतम। रात, इसमें दोनों ही वर्णों में पाणिनि ने आकार उच्चारण के लिए रखा है, दिख रहा है नहीं, दोनों में आकार उच्चारण के लिए है। नहीं तो सूत्र ये भी तो सकता है कि रह सह, रह सह बन जाएगा कि नहीं, अगर उच्चारण के लिए ना रखे तो। पंचमी में रह, इधर षष्ठी में सकार का भी सह, तो रह सह, वो छोटा ही बन जाता, थोड़ा सा कुछ तो लाघव होता, लेकिन दोनों प्रकार से निर्देश चलता रहता है, जिससे कि हम समझ पाए कि दोनों शैलियां पाणिनि ने अपनाई हैं। वो याद दिलाते रहते हैं बार बार कि मेरी ये भी शैली है, ये भी शैली है अब यहाँ पर जो पीछे से आ रहा था संयोगान्तस्य शब्द, उसके साथ में इसका संबंध जोड़ेंगे। वहां यह कहा गया था कि संयोग के अंत में विद्यमान जो भी अल है उसका लोप हो जाएगा, पद के अंत में आ रहा है तो।
लेकिन यहां पर उसका लोप नहीं कर रहे, यहां कह रहे हैं संयोगांतस्य पदस्य यो रेफः, ठीक है ना, तस्माद उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति। जो पद होगा वो ठीक है संयोगांत भी होगा, लेकिन संयोग का अंतिम वर्ण होगा उसमें रेफ, संयोग का अंतिम वर्ण वो रेफ होगा, उस रेफ से उत्तर सकार होना चाहिए। तो उस अवस्था में सकार का लोप हो जाएगा। अब यहां प्रश्न उठ खड़ा होगा कि आपने पद का तो अधिकार लिया ही है पदस्य, और पद के अंत में ही सारी बातें देखनी है हमें ये, तो पद के अंत में हम जब देखेंगे तो संयोगांत पद हो गया, संयुगांत पद है और अंत में आ रहा है उसके, संयुगांत पद में जो रेफ आ रहा है उसके अंत में आ रहा है सकार, तो सकार पद के अंत में ही तो आया, पद के अंत में आया तो संयुगांत से लोप है ही, उसका लोप कर देता, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। या तो हम किसी नए क्षेत्र में कार्य करें, हम वही कार्य कर रहे हैं जो कार्य पूर्व सूत्र ने कर दिया है, अब ये सूत्र नियमार्थ बन जाएगा। तो नियम क्या निकलेगा यहां पर कि जहां जहां भी संयोग के अंत में रेफ और सकार आ जाएं, ठीक है ना, रेफ और सकार आ जाएं, तो वहां पर रेफ से उत्तर, रेफ से उत्तर सकार का ही लोप होता है। दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि संयोग तो आ गया अंत में, लेकिन रेफ से उत्तर वाला वर्ण वो संयोग सकार से भिन्न है कोई, तो वो रहेगा सुरक्षित या नहीं रहेगा? वो रहेगा। सुरक्षित रहेगा। उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे ऊर्ज धातु है, ऊर्ज बल प्राण नहीं हो, और उससे क्विप प्रत्यय करके हम बनाए शब्द, तो क्विप का तो लोप हो ही जाएगा। आगे हम सुप्रत्यय लेकर के आए, सु का हल आदि लोप कर दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या है अंत में रेफ और जकार, जकार को भी हम कुत्त कर लेंगे, क्विप हुआ है ना इसलिए, क्विन क्विन या क्विप। तो वहां पर जब ऊर्क रेफ और ककार, तो संयोग के अंत में ककार का लोप होना चाहिए ना, संयोगांत से लोपा से। अब ये नियम कार्य कर गया कि अगर रेप से उत्तर कोई वर्ण आ रहा है संयोग के अंत में, तो लोप तभी होना है उसका जब सकार हो, सकार के अतिरिक्त जितने भी वर्ण आएंगे किसी का भी लोप नहीं होगा। तो ऊर्क, ऊर्जौ, ऊर्जा, ऐसे रूप चलाते हैं इसके, बहुत से मिल जाएंगे ऐसे शब्द। तो ये ध्यान रखना है ये सूत्र। अब कोई कहे कि यहाँ पर हम मातुः पितुः आदि में संयुगांत से लोपः से भी तो लोप कर सकते हैं, किसी को ध्यान न रहे रात सस्य और वो लगाने लगे संयुगांत से लोपः, तो इतना अशुद्ध तो नहीं कहा जाएगा, कार्य तो उसने नियम के अनुसार ही किया है, क्योंकि संयुगांत से लोपः कोई मना थोड़ी करेगा वहां पर कि मैं यहाँ नहीं लोप करूंगा, फिर दूसरा सूत्र विद्यमान है इसके लिए। सूत्र को अपने से मतलब है, दूसरा सूत्र है नहीं है इससे क्या लेना देना उसको, तो ठीक है होगा दूसरा सूत्र, भाई मैं योग्य हूं सक्षम हूं इस कार्य को करने के लिए, मैं कर दूंगा। लेकिन फिर भी हमें ध्यान इसलिए रखना है रात सस्य का कि नियम का भी ध्यान रखना है। अगर रात सस्य भूल जाएंगे तो ऊर्क में प्रश्न उठेगा कि यहाँ क्यों नहीं लोप हुआ, तो कोई उत्तर नहीं होगा हमारे पास में, इसलिए दोनों सूत्रों का ध्यान चाहिए। तो मातुः पितुः तो बन ही जाएगा ना, जब हम रित उत सूत्र लगा करके नसीके और नस के आकार को उकार कर लेते हैं, ठीक है ना, रित उत पूर्व पर के दोनों के स्थान पर, जैसे मातृ में मातृ और उस, मातृ और अस, ठीक है ना, पितृ और अस, क्या करेंगे अब हैं, क्या करेंगे, क्या हुआ, मातृ अस पितृ अस, क्या करेंगे अब?
सब भूल गए। भाई मातृ शब्द है, ngसी का है। हाँ, तो ऋतौत जब सूत्र लगाएंगे तो ये क्या करता है ऋतौत, ऊपर से क्या आ रहा है, ngसी ngसोश, ngसी ngसोश से आ रहा है, ठीक है ना, ngसी ngसोश से, ngसी और ngस ऊपर से आ रहा है। तो ऋतौत ने यहाँ पर मातृ का पितृ का तो री ले लिया, उधर ngसी और ngस का दोनों का आकार ले लिया, और दोनों के स्थान पर उसने क्या किया, उकार। अब क्योंकि री भी फंस गया है इसमें तो रपर तो होना ही है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, उर। ठीक है ना। अब सकार तो अंत में रह गया ना, ngसी और ngस का सकार अंत में रह गया। तो मातुर्स पितुर्स, यानी कि रेफ और सकार अंत में आ रहे हैं, तो रेफ से उत्तर सकार का लोप हो गया, रेफ को विसर्जनी हो जाएगा, मातुः पितुः। और दिया है आगे अक्षाह और अत्साह, ये सिद्धियां पीछे भी आ चुकी थी, अक्षाह और अत्साह की, क्षर और सर धातु से बनाया गया था ना, क्षर संचलने सर छद्म गतौ, तो वहां पर लंग लगा उसका लंग लकार में नहीं, लुंग में, तो लुंग लकार में यहाँ पर अतुलांत से सूत्र भी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, रेफांत होने के कारण से क्षर और सर में उससे वृद्धि हो गई थी। जैसे अडागम क्षर धातु, आगे लुंग लकार, लुंग के स्थान पर तिप आ गया, और इधर जो चिली प्रत्यय आया तो चिली के स्थान पर सिच हो गया। ठीक है ना, अडागम हो ही गया है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो अतुलांत से वृद्धि हो गई, यहाँ पर उसका इडागम को भी रोकना है, छांदस प्रयोग है ना ये, तो छांदस प्रयोग होने से इडागम आदि जो कार्य है उनको भी रोका जाएगा, और ईट को भी रोका जाएगा, ठीक है ना, ईट को भी रोका जाएगा। अस्थि से चो प्रत्यय के आगे है ना बहुलम छंदसी, तो ईट को भी नहीं होने देंगे। तो इस तरह से क्षार और सिच का सकार है, और तिप का भी इकार का लोप होकर के तकार है, ठीक है ना। तो तिप का तकार तो हल्गी आदि से हट जाएगा। अब क्या रह गया, अक्षार और सिच का सकार, तो देखो रेप से उत्तर आ गया सकार, सिच का सकार आ गया, रेप से उत्तर उसका लोप हो चुका है ये। अब ये जो विसर्जनीय दिखाई दे रहा है हमें धातु में, जो रेप विद्यमान है उसका विसर्जनीय है अक्षाह अत्साह। लोक में क्या बनेगा इसका रूप, अक्षारित अत्सारित, वहां हम इट भी करेंगे, ईट भी करेंगे, इट इटी से इसको भी हटाएंगे, वो तो सारा ही बदल गया रूप। लेकिन यहाँ पर ईट भी नहीं हुआ है, इट भी नहीं हुआ है, इस कारण से ऐसी स्थिति आ गई कि रेप से उत्तर सकार आ गया, अक्षाह अत्साह। आगे देखो, भीच भी सप्तम में कुछ नान्तम च व्यपदम, धी, अब यहाँ ध में उच्चारण के लिए आकार नहीं रखा है, सप्तमी आ गई। अब यहाँ धी जब आ रहा है तो अल है, तो यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, तो धकारादौ प्रत्यय परतः ऊपर से सस्य आ रहा है, सकारस्य लोपो भवति। अब यहाँ पर पदस्य का अधिकार आते हुए भी उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। हमें हर सूत्र में बलात् या हठ पूर्वक हमें पदस्य को नहीं जोड़ना है, जहां जहां संभव होता है, ये सभी अधिकारों में यही बात देखी जाती है कि जहां जहां संभव होता है वहीं जोड़ा जाता है, नहीं तो अगर हम जोड़ेंगे तो सूत्र यहाँ निरर्थक हो जाएगा। ये सूत्र की सार्थकता को भी देखना है। अब प्रश्न ये उठेगा कि फिर ऐसे अधिकारों में ये पाणिनि ने इस प्रकार के सूत्र रख ही क्यों दिए हैं, तो रख इसलिए दिए हैं कि सूत्र छोटा बन जाता है, सरलता हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि कुछ ऊपर से अनुवृत्तियां ले लेते हैं हम,
जैसे यहाँ पर भी सस्य की अनुवृत्ति तो आई गई ना, दोबारा नहीं बोलना पड़ा हमें। अब रही बात कि यहाँ जो पीछे से सस्य आ रहा था, ये तो सकार मात्र कोई भी हो सकता है, लेकिन आगे के सूत्रों में जब ये सस्य की अनुवृत्ति चलती है और ये कहाँ तक जाएगी, जैसे धीच, झलो झली, ह्रस्वादंगात, इट ईटी, यहाँ तक, अर्थात आगे के 4 सूत्र, ठीक है ना, इनमें सस्य की अनुवृत्ति जाएगी। लेकिन जो सकार सामान्य रूप से गृहीत हो रहा है राजसस्य सूत्र में, इन 4 सूत्रों में आकर के वही सकार अब सामान्य नहीं रहेगा। यद्यपि यहाँ पर कोई सूत्रों में ऐसा नहीं कहा है, लेकिन व्याख्या के अनुसार ये निश्चय किया गया है कि यहाँ जो सस्य की अनुवृत्ति जा रही है ये सिच के सकार में बदल जाएगा। अब ये बात समझ में आई? हम हर किसी सकार को नहीं पकड़ेंगे अब कि धकार परे है तो सिच तो सकार का लोप करने लगे कहीं पर भी, ऐसे नहीं। जैसे कास धातु है ना, एक वो चकाश्री दीप्तो, तो चकाश्री दीप्तो का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जब बनाते हैं तो चकास और उधर हा को धा भी कर दिया हमने, हेड धी, तो चकास धी करे सकार का लोप, धकार परे है तो है नहीं होगा। क्यों? सिच का सकार नहीं है वो, तो चकाधी जश करके उसको चकाधी ऐसे बनाते हैं, और बल्कि उसमें ही बन जाएगा लट लकार में भी मध्यम पुरुष का एक वचन। वहां देखना इसका रूप, वहां भी ऐसे, क्योंकि इसकी है ना ये अदादिगण की, तो अदादिगण की होने से शब्द तो रहेगा नहीं, तो चकास के आगे जब सी लाएंगे लट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो क्या बनेगा वहां पर? चकास्ति चकास्तः चकासति, तो चकात भी चकास्थः चकास्थ, चकास्मि चकास्वः चकास्मः। अच्छा, चकासी नहीं है? वहां चकासी है। अच्छा, तो चकाधी तो वहां बनेगा जहां ही सी को ही कर लेंगे, वहां तो बन ही जाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सकार को धकार नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, सकार को धकार तो नहीं हो सकता ना सिप के सकार को, तो चकासी, और इसीलिए इधर इसे जश नहीं हो पाया है, फिर झलाम जश झशी से, क्योंकि झश नहीं है ना आगे, इसलिए। अच्छा जी, लोट में वो मध्यम पुरुष एक वचन में चकास्ता चकाधी चकाधी तो है। हाँ 2 दिए हैं ना, लेकिन बता रहा हूं मैं, एक पक्ष जो बना है दूसरा, वो तो आगे और विचार चलेगा, फिर कुछ और भी इसमें बातें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ ये इतना ध्यान रखना है हमें कि ये जो आगे के 4 सूत्र हैं, इनको लगाते समय हम सिच में ही लगाएंगे सर्वत्र। यद्यपि यहाँ पर ऐसा कहा नहीं गया है कहीं पर भी सिच का सकार होना चाहिए, लेकिन यही अंतिम निर्णय किया गया है कि यहाँ से आगे सिच के सकार का ही लोप इष्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी, मुझे याद आ रहा है, पहले हमने किसी सिद्धि में सिच के सकार ही ऐसे करते जाए तो वहां सिद्धि नहीं हो पा रही थी, तो सामान्य सकार ले लिए थे। चलो दोबारा याद करना कौन सा है, फिर करेंगे विचार उस पर। और देखो हम अन्य स्थलों पर भी देख सकते हैं, जैसे हम सामान्य वाक्य बोलें कोई भी, जैसे पयस शब्द को ही ले लें और पयः पयसी पयांसी रूप चलाते हैं, और पयस के आगे ऐसा कोई शब्द ले आए, जैसे पयो धावती, गति करता है दूध या दौड़ता, अर्थ न लेकर के, तो पयो धावती में पयस और धावती, आगे सकार के आगे धकार करेंगे लोग यहाँ पर? नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, और जहां पर लोप करना होता है वहां पर फिर हम, वो शायद वहां की बात होगी सगधी या बबधाम में, वहां तो होता है, लेकिन वहां छांदस लोप मानेंगे। फिर जब यहाँ पर ये निर्णय हो जाएगा कि सिच का ही सकार लेना है, तो सगधी और बबधाम जो उदाहरण थे, तो वहां पर फिर हम छांदस लोप मान करके ही समाधान कर पाएंगे, तो वहां सकार उसका नहीं है सिच का।
करना, वहां भी लोभ है हमें, नहीं तो बनेगा ही नहीं सद्धि। तो अब उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण वही आएंगे, जैसे अलविध्वम, अलविध्वम, ये दो दो क्यों दे रहे हैं? अपविध्वम, अपविध्वम, तो इणः सिद्धम। अलविध्वम है, हाँ विभाषेटः। तो अलविध्वम में अडागम दिखाई दे रहा है, धातु लू है, गुण हो चुका है, अब आदेश हो गया है। तो लब, आगे इट का ई है, इडागम का, उसके आगे सिच था, इडागम हुआ किसको था? इडागम सिच को ही तो हुआ था, वो सिच का सकार है आगे। तो अ लव ई सिच का सकार और आगे ध्वम। अब धकार परे होने के कारण से सकार का लोप हो गया, ठीक है ना, अ लव ई ध्वम। अब यहाँ क्या हुआ कि इण शीध्वम लुंग लिटाम धोंगात जो सूत्र है उसी के आगे है ना, क्योंकि उसे तो नित्य प्राप्त हो रहा है, उसके आगे है विभाषा इटः, विभाष इटः। तो ये क्या कहता है कि इण से उत्तर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो पीछे आया ना इणः शीध्वम, तो इणः की अनुवृत्ति आ रही है, तो इट भी कैसा होना चाहिए? इण से उत्तर हो। इट से उत्तर ध्वम को मूर्धन्य करेगा ये, लेकिन वो इट कैसा हो? इण से उत्तर हो। जैसे लब में वकार आ गया इण में और उससे उत्तर आ रहा है इट, अब विभाषेटः सूत्र ध्वम को विकल्प से मूर्धन्य करेगा। और अगर इण से उत्तर, उससे इण से उत्तर अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो उस अवस्था में फिर ऊपर का सूत्र लगेगा, वहां पर विकल्प नहीं करेगा ये। तो अलविध्वम अलविध्वम, अपविध्वम अपविध्वम में भी ऐसा ही है, दोनों में विकल्प से मूर्धन्य हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? धीच से सिच के सकार का लोप किया हुआ है। आगे झलो झली, झलः पंचमे कुशनांतम, झली सप्तमे कुशनांतम, सब प्रसिद्ध सूत्र है ये, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इनको। तो झलः उत्तरस्य, तस्य सकारस्य, सस्य चलेगा सब में, चारों सूत्रों में इनमें। तो झलः उत्तरस्य सकारस्य, झली परतः लोपो भवति। अब यहाँ भी सिच का सकार ही लेना है हमें, सामान्य सकार नहीं लेने हैं कहीं पर भी, नहीं तो बहुत से ऐसे उदाहरण बन जाएंगे जहां बाधा पड़ जाएगी। तो अभित्त अभित्थाः, अच्छित्त अच्छित्थाः, अवात्ताम अवात्त। तो अभित्त अडागम भेद धातु, सिच का सकार है, इडागम होगा नहीं, धातु अनिट है ये। और आत्मनिपद में त आताम झ, त प्रत्यय आ गया है। तो अभिद सिच का सकार और त। अब यहाँ पर भेद के दकार को भी खरीच से तकार हो गया, ठीक है ना। तो अब इधर क्या है? ये तकार झल में आ गया, झल से उत्तर, सिच का सकार बीच में फंस गया है और आगे भी झल परे है, तो उसका लोप कर दिया इसमें। ऐसे ही अभिथा में थास आ गया आगे, वो भी झल में आ रहा है। अच्छित्त अच्छित्त, ये ऐसा ही हो गया, एक जैसी है दोनों। और अवात्ताम, अवात्ताम में धातु कौन सी है? वस धातु, ठीक है ना। तो वस धातु से भी यहाँ पर अडागम, वस धातु, सिच का सकार और तस को हो गया है ताम आदेश द्विवचन में। अब यहाँ पर वृद्धि होने के बाद अ वास सिच का सकार और ताम, ताम आ गया। अब यहाँ पर एक सूत्र जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, सह स्यार्ध धातु के, सह सी आर्ध धातु के। तो देखो एक तो वस का सकार यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, वृद्धि करके वास जो बनेगा था। आगे सिच का सकार है जो कि आर्ध धातुक है, ठीक है ना। तो आर्ध धातुक है तो जो सकार है वस का, उसका लोप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सह सी आर्ध धातु के।
लेकिन उससे पहले जब इसने झलोझली सूत्र ने इसके सकार का लोप कर दिया, सिच के सकार का, तो अब सहस्यार्थ धातु के को सकार मिल जाएगा नहीं। आगे? उसको तो नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिल पाएगा। तो क्या करेंगे अब? तो उसकी दृष्टि में ये जो सकार का लोप किया है झलोझली से, ये माना जाएगा असिद्ध। तो असिद्ध माना जाने से क्या किया उसने? सहस्यार्थ धातु के ने उसके सकार को क्या कर दिया? लोप कर दी। लोप नहीं, तकार, मैं गलत बोल गया था पहले, तकार आदेश करता है वो, उसने तकार कर दिया। तो अवात, वास का क्या बन गया? वात, और आगे तस का ताम है अवाताम। बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में अवात। ये दो उदाहरण दिए इन्होंने यहाँ पर। तो सहस्यार्थ धातु के तकार करने में तभी समर्थ हो पाएगा जब ये असिद्ध हो जाएगा, झलोझली का से किया होगा लोप, तब उसको वहां सकार दिखाई देगा। चलो आगे देखो। ह्रस्वाद अंगात, ह्रस्वाद पंचमे कुचनांतम, अंगात पंचमे कुचनांतम। अब यहाँ अंगात, अंग शब्द भी साथ में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो अंग संज्ञा भी हमें साथ में देखनी है। तो ह्रस्वांतात अंगात उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति झलि परतः, ये भी सिच के सकार को ही लेगा। तो उदाहरण में यहाँ पर अकृत अकृथाः, अहृत अहृथाः, तो अकृत अडागम क्री धातु, आगे सिच का सकार है, और क्री को गुण क्यों नहीं हुआ है? लिंग सिचावात्मन पदेषु। उश्च उश्च। तो उश्च सूत्र, ठीक है ना? उश्च सूत्र, क्योंकि पहले था इको झल, तो इको झल में तो एक में तो आ नहीं पाएगा, ये आ गया नहीं, लेकिन लिंग नहीं, सिचावात्मन में लगाएंगे। देखो इको झल, हाँ इको झल को जो हम कहाँ लगाते हैं? जहां पर सन प्रत्यय होता है, उसके आगे पे हलंताच लिंग सिचाव आत्मनेपदेषु। अब लिंग और सिच ये आत्मनिपद में आने चाहिए, ये पूरा ही सूत्र अगले सूत्र में आ चुका है, वो ऋकारांतों को ले रहा है। तो उश्च, लिंग और सिच जब आत्मनिपद में होंगे तो वो कित के समान होने से गुण हुआ नहीं यहाँ पर। तो अ क्री, सिच का सकार, और आगे त। अब ये जो अक्री यहां तक सिच के कारण से ये अंग है यहाँ, ठीक है ना? और त के कारण से अक्री और सिच का सकार यहाँ तक भी अंग है, दो दो अंग है ना यहाँ पर। लेकिन हमें तो केवल सिच के परे रहते जितना अंग है उसको लेना है। तो अब ये ह्रस्वांत अंग हो चुका है क्री तक, उसके आगे सकार का लोप हो गया बस। और आगे भी झल परे होना चाहिए तो त मिल गया उसको। ऐसे ही थास लाएंगे तब भी झल परे मिल जाएगा, अकृथा। ठीक इसी प्रकार से हरि धातु से अहृत अहृथा, ये दोनों बन जाएंगे। अच्छा जी, ऊपर अभित्त में वहां गुण लिंग सिचावात्मन पदेषु से। हाँ, अभित्ता में भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि वहां जो आ रहा है ना, इको झल से इक लिया, हलंताच से हल भी साथ में जुड़ गया उसमें, तो इक के समीप जो हल, उससे उत्तर लिंग और सिच आत्मनिपद में जब होते हैं तो वो कित के समान हो जाते हैं। आगे इट ईटी, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। तो इटः पंचम एकवचनांतम, ईटी सप्तम एकवचनांतम। एक और इट चाहिए इसको, एक और ईट चाहिए, और बीच में सिच का सकार, बस बहुत सरल अर्थ है। तो इटः उत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति ईटी परतः। बोला सब जगह सकार ही जाता है, क्योंकि अर्थ जो सूत्र का करते हैं वो तो हम सूत्र में आए हुए पद,
अनुवृत्ति के द्वारा आए हुए जो भी पद हैं उनको देख करके अर्थ किया जाता है, और जो निष्कर्ष निकलता है अंत में वो एक अलग बात है जिसको समझना होता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ सिच का ही सकार लिया जाएगा, लेकिन अर्थ करते समय बोलेंगे तो वहां सिच का सिच थोड़ी बोलेंगे, सिच है ही नहीं कहीं पर, यहाँ ना अनुवृत्ति से आ रहा है ना सूत्र में कहीं का है, लेकिन लेना सर्वत्र वही है। तो इसके उदाहरण तो बहुत बार दे चुके हैं, अदेवीत, असेवीत, अकोशित, अमोशित, सब धातुएं सेठ है, ये ईडागम हो चुका है। और अस्थि से चो प्रत्यय से तिप को भी ईट हो गया है, तो ईट और ईट के मध्य में जो विद्यमान सिच का सकार है उसका लोप हो चुका है। अदेवीत, असेवीत, अकोशित, अमोशित सर्वत्र लघुपद गुण भी हो रहा है। ये यहां तक सकार का भी कार्य पूरा हुआ। लेकिन लोप जो प्रारंभ हुआ था संयुगांत से लोपा से, ठीक है ना, उसका अभी लोप नहीं हुआ है, तो उसकी अनुवृत्ति चल रही है। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। और यहां से एक चीज इसमें आगे के सूत्रों में और जुड़ जाती है, जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो शब्द है इसमें अंते, ठीक है ना। और पीछे से चला था झलो झली, तो झलो झली से तो झली को ले जाना है हमें आगे, काफी दूर तक जाएगा। और यहां से फिर अंत्य शब्द और जुड़ गया है, तो जहां तक झली जाएगा, ठीक है ना, वहीं तक ये अंत्य शब्द भी जाएगा। इधर पदस्य का अधिकार भी आ रहा है। ये सारी बातें समझनी होती हैं। पदस्य का अधिकार भी आ रहा है। तो अब दो तरह से अर्थ बनता है सूत्र का। एक अर्थ में हम पदस्य का अधिकार जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है ना, और दूसरे में नहीं जोड़ पाएंगे। जब झल परे कहा जाएगा कि झल परे रहते, तो वहां पर हम पदस्य के अधिकार को नहीं लेंगे। लेकिन जहां पर पद का अधिकार लेंगे तो फिर पद के अंत में, यानी अंत्य जहां जोड़ेंगे वहां पदस्य को जोड़ देंगे, तो अंत्य का संबंध जुड़ जाएगा पदस्य के साथ में, ठीक है ना। और जहां झल परे आएगा वहां कोई बात ही नहीं है, जहां पर भी संयोग आएगा झल परे मिल जाएगा, वहां ये सूत्र लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे के सूत्र भी अपना कार्य करते जाएंगे। तो झल परे रहते और पदांत, झल परे रहते और पदांत। अब इनमें से दोनों की अनुवृत्तियां जब चलेंगी और हमें इनमें से किसी एक को लेना है, तो उस अवस्था में पाणिनि क्या करेंगे, फिर वहां पर फिर दोनों में से एक को लेने के लिए वो शब्द बोलेंगे आगे, कहाँ जा करके, झलाम जशोंते, जबकि अंते यहां से जा रहा था, लेकिन वो झली के साथ में उसने मैत्री कर रखी थी, तो मैत्री को तोड़ना था, तो उन्होंने अंते को फिर बोला है आगे। अब वो जो है जो मैत्री वहां पर टूट गई, तो इस तरह से अंत्य शब्द वहां चलेगा, वहां झली समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आगे अर्थ करते जाना है। तो इसको हो षष्ठी द्विवचनांतम, संयोगाद्य हो षष्ठी द्विवचनांतम, अंते सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम। अब यहाँ पर दो वर्ण हैं, सकार और ककार, तो षष्ठ कश्च, ठीक है ना, ये इसको जो दिया है प्रारंभ में, ये तो हो गए सकार ककार। लेकिन इनका जो विशेषण दिया है इसमें, वो शब्द है संयोगाद्यो हो। तो संयोगस्य आदि, दो वर्ण है ये, इसलिए द्विवचन दिया है, षष्ठी का द्विवचन। संयोगस्य आदि संयोगादि तयोः संयोगाद्यो हो। तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सकार और ककार हैं जिनका लोप करना है हमें, ये स्वतंत्र ऐसे नहीं आएंगे, ये संयोग के आदि में होने चाहिए। संयोग के आदि में जब आएंगे तब इनका लोप होगा। और कब होगा, तो दो बातें आ चुकी हैं, या तो पद के अंत में या झल पर रहते। तो पदांते झलि च परतः यह संयोगः तदाद्यो सकार ककारयोर लोपो भवति। तो सकार में भी दो प्रकार के उदाहरण और ककार में भी दो प्रकार के उदाहरण, एक झल पर रहते और एक पदांत में। तो पहले दिया इन्होंने झल पर रहते का, क्योंकि झली ऊपर से आ रहा है,
वो पहले पकड़ेंगे, उसको सूत्र में जो अंत्य आ रहा है उसको बाद में ले लेंगे। तो लग्नः धातु कौन सी है इसमें? ओलजी, ओलसजी, व्रीडायाम। ठीक है ना? तो कौन सी लें इसमें हम? कौन सी लें? लजी या लसजी, अर्थात लज या लसज। लस्ज। और लज ले लें तो सकार नहीं मिलेगा। वहां संयोगी नहीं है। सकार नहीं है भी क्यों बोलो, संयोगी नहीं है वहां। ठीक है ना? संयोग बनेगा भी निष्ठा को मिला करके, तो उस अवस्था में वहां पर झल परे नहीं है फिर। एक वर्ण और छोड़ना है ना आगे। तो लस्ज धातु से निष्ठा प्रत्यय लाए, और निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए सूत्र, निष्ठा के तकार को नकार भी तो करना है। तदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वी जगह। ये कैसे लग जाएगा? है ओदितश्च, पाणिनि धातु क्या पड़ी थी? ओ लस जी, ओ है, क्योंकि दाभ्याम निष्ठा तो न वहां लगता है जहां पर रेफ और दकार आ रहा हो। यहां तो जकार है अंत में, लसज। तो इस तरह से निष्ठा के तकार को नकार कर लिया गया। अब स्थिति क्या है? लसज और त। अब देखो, त तो हो गया झल परे, ठीक है ना, और लसज। अब यहां जो सकार और जकार का संयोग है, क्या ये पद के अंत में है? नहीं है ना। तो वही मैंने कहा था कि पदस्य का संबंध जोड़ेंगे हम अंत्य के साथ में, और जब झल परे रहते बोलेंगे तो पदस्य को भूल जाओ आप, कि ये सूत्र तो पदस्य के अधिकार में है, ये हम कहाँ आ गए, यहाँ कैसे लगाएं इसको, नहीं लगेगा। तो इस तरह से इस सूत्र में पदस्य का अधिकार होता भी है, नहीं भी होता, तभी सूत्र का अर्थ बनेगा। क्योंकि दो प्रकार से अर्थ करने हैं ना, एक तो इन्हीं की दो स्थितियों में झल परे भी होना चाहिए, या फिर पद के अंत में आएगा तब पदस्य को बोलेंगे। तो लस्ज में अब संयोग आ गया सकार का और जकार का। आदि वाला वर्ण जो है वो सकार है, उसका लोप हो गया। अंत वाला संयोग में क्या हो इससे कोई लेना देना नहीं, आदि वाला वर्ण सकार या ककार हो बस। तो जकार रह गया अब केवल, ठीक है ना। तो जकार को यहां पर क्या करेंगे? अब जश हो गया। किससे करेंगे? कुत्तो करें। कुत्व करेंगे। किससे करेंगे कुत्व? चोको। देखो यहां पर जो सूत्र, ये जो शब्द बना है लगना लस धातु से, क्या कहा किससे करेंगे कुत्व? हाँ, तो इस तरह से लग्न ये बन जाएगा, लग्न लग्नवान। और लग्न शब्द का तो बहुत प्रयोग होता है ना, तो इसी से होता है ये लग्न लग्नवान। और एक होता है लगन, लगन बोलते हैं ना, वो ल्युट प्रत्यय का है, और इस धातु का नहीं है। वो किस धातु का है? लगे संगे सुना है नहीं, लगे लगे संगे, लगे संगे भी तो है ना। तो लगन संग, यानी किसी में विषय में तन्मयता हो रही है, कहते हैं देखो कितनी लगन है इसको, इस कार्य को करने की, तो क्या हो गया? संग हो गया ना उसका। अच्छा, अब दिया है पद के अंत वाला उदाहरण पदांत का। ये लग्नवान तो ऐसे ही बन जाएगा, लग्न है लग्नवान एक ही जैसे हैं दोनों। तवतु पदांत का दिया है साधुलक। तो साधुलक में यहाँ पर साधु शब्द उपद रहते हुए, और इसी धातु से ओलस जी व्रीडायाम से क्विपच सूत्र से यहाँ पर क्विप प्रत्यय कर लो, वो तो सभी सूत्रों से करता ही है। क्विपच, तो क्विपच से क्विप प्रत्यय करके क्विप का तो पूरे का लोप हो जाएगा और उपपद समास हो जाएगा। तो साधु लसज। अब इसके जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में सुप्रत्यय ला करके हलन्यादि लोप हो गया उसका। अब हलन्यादि लोप हो गया तो सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा तो है ही इसकी। अब आगे कुछ भी परे नहीं है, ठीक है ना। पद के अंत में संयोग आ गया है सकार का और जकार का, तो वहां पर सकार का इसने लोप कर दिया,
और जकार को कुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो साधु लक, अच्छी प्रकार से व्रीड़ा करने वाला। अब ककार का उदाहरण दिया है, ये भी दो प्रकार से होगा, झल पर रहते और पदांत में। तो तष्टः तष्टवान, तो धातु ही देख लो, तक्ष ककार पहले है, शकार अंत में है, संयोग है, संयोग के आदि में ककार है। अब यहां भी निष्ठा प्रत्यय लाए, झल परे मिल गया तो ककार का तो लोप कर दिया, रह गया केवल मूर्धन्य शकार, ठीक है ना। अष्टनाष्टु लगा दो, तष्ट बहुत सरलता से बन गया। ऐसे ही तष्टवान। और काष्ठ तट, काष्ठम तक्षणोति इति, तक्षति इति, काष्ठ तक जो लकड़ी को छीलता है। तक्षु त्वक्षु तनुकरणे, तनुकरण माने हल्का करना, छीलना, उसको उसको बोलते हैं ना जो लकड़ी का काम करते हैं, काष्ठ तक, बढ़ई हिंदी में बोलते हैं जिसको। तो काष्ठ उपपद रहते हुए यहां भी इसी प्रकार से तक्ष धातु से कोई प्रत्यय करेंगे, और उसके बाद जो काष्ठ तक्ष जो शब्द बना, उसके आगे जब सु प्रत्यय लाएंगे तो उस अवस्था में सु का हल्ंगादि लोप होने के बाद पद के अंत में ककार का और शकार का जो संयोग है, वहां पर ककार का लोप कर दिया इसने, और जो शकार है उसको फिर जलाम निशोनते से डकार हो जाएगा, ठीक है ना। वावसान्य काष्ठ तक। चलो आगे देखो, चोह कुह। अब आगे के सभी सूत्रों में ये चलेगा, इसका 38 संख्या तक, ठीक है ना। दधस तथोश्च, यहां तक सारे सूत्रों में एक ही शैली रहेगी अर्थ करने की, झली परतः पदांते च, झली परतः पदांते च, ऐसे ही बोलते जाना है। तो चोह षष्ठी एक वचनांतम, कुह प्रथम एक वचनांतम, दोनों में उकार है, चू कु, दोनों वर्ग हैं, चवर्ग कवर्ग। तो चवर्ग से स्थाने कवर्गादेशो भवति, यथासंग हो जाएगा। झली परतः पदांते च, तो दो दो प्रकार के उदाहरण सर्वत्र देखने हैं, एक झल परे वाला, एक पदांत वाला। तो पक्ता पक्तुम पक्तव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, ये झल परे वाले हो गए हैं। त्रिच आ गया, तुमन आ गया, तव्यत आ गया, ये सब क्या है, झल परे हैं। तो पच धातु के चकार को कुत्तो हो गया, ठीक है। पदांत में देख लिया, ओदन पक, तो ओदनम पचती इति, ओदन पक, वही प्रत्यय करके जैसे पहले बनाया था। तो यहां पर भी हलियादि लोप होने के बाद पद के अंत में चवर्ग आ गया, उसको कुत हो गया। ऐसे ही वाक शब्द बनाते हैं, मूल तो क्या है, वाच्य। किस धातु से बनता है, ये वची धातु से, लेकिन ये उणादि में बनता है, क्विप प्रत्यय करके बनाते हैं। और वहां सूत्र में प्रत्यय जो क्विप है वो प्रारंभ में ही दे दिया है पाणिनि ने, क्विब वची प्रछि श्री श्रु द्रु प्रु ज्वाम दीर्घो असंप्रसारणम च। वाक प्राट श्रीः श्रुः द्रुः कटप्रुः द्युः, ये शब्द वहां बने हुए हैं। तो पहला ही शब्द है वहां पर वाक। तो क्या किया कि वच धातु से क्विप प्रत्यय किया। अब क्विप प्रत्यय है कित, तो कित होने से तो संप्रसारण की प्राप्ति होने लगी वची स्वपी सूत्र से, लेकिन सूत्र में ही वहां कहना पड़ा असंप्रसारणम च, संप्रसारण करना नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन ये दीर्घ कहां से करेंगे हम, तो कहा पांडे ने चलो दीर्घ भी मैं ही पढ़ देता हूं। तो सूत्र में बोल दिया दीर्घ असंप्रसारणम च, दीर्घ भी होता है और संप्रसारण होता नहीं। तो वच का हो गया वाच, बन गया शब्द, क्विप तो पूरे का लोप हो ही जाएगा। अब यहाँ पर वाच शब्द से जब हम प्रथमा का एक वचन लाएंगे तो हल्ंगादि लोप होने के बाद पद के अंत में चवर्ग आ गया, उसको कवर्ग हो गया। तो वाक, वाक वाचो वाच, वावसान्य भी लगा सकते हैं, जलान सुनते लगाने के बाद तो गकार भी बोल सकते हैं, ककार भी बोल सकते हैं। चलो आगे देखो,
होढ़ः, ह ढः। कौन सी शैली चल रही है? एक में अकार उच्चारण के लिए है, एक में नहीं है ना? दोनों बातें दिखा दी। जैसे पीछे वो आया था ना, अभी कौन सा सूत्र आया था जिसमें दोनों में उच्चारण के लिए था? रात सस्य, है ना? रात सस्य। और यहाँ एक में उच्चारण के लिए है, एक में नहीं है, और कहीं कहीं दोनों में नहीं होता है। सब तरह से मिल जाएंगे उदाहरण। तो ह षष्ठी कुशनांतम, ढ प्रथम कुशनांतम। अब पीछे से बस वही लेना है, केवल झल ही पड़ता है पदांते च, ठीक है ना? लोप आ ही रहा है। तो हकारस्य नहीं, लोप यहाँ कहाँ है? तो हकारस्य ढकारादेशो भवति, क्योंकि ह में षष्ठी है, ढ में प्रथमा है। उल्टा कर दें तो ढ में षष्ठी, ह में प्रथमा। कोई आपत्ति है? कैसे निर्णय होगा किस में उच्चारण के लिए और किस में उच्चारण के लिए नहीं है? तो व्याख्याकारों ने निर्णय कर रखे हैं, हमें क्यों इतना परिश्रम करना है? उन्होंने सब ढूंढ ढूंढ के सारा निर्णय कर लिया है। तो इस तरह से ह में षष्ठी मान करके हकारस्य ढकारादेशो भवति। तो झल और पदांत दोनों यहां पर भी ऐसे ही लेंगे। तो सह धातु से जो दिया है इन्होंने, सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम, और वह धातु से वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़व्यम। तो यहाँ जो प्रत्यय हैं त्रिच, तुमुन और तव्यत, ये तीनों साथ साथ आ जाते हैं जहां भी उदाहरण ऐसे आते हैं प्राय करके। और इसलिए भी आते हैं क्योंकि इनका प्रयोग बहुत होता है। त्रिच प्रत्यांतों का प्रयोग, तुमुन प्रत्यांतों का, तव्यत प्रत्यांत। क्योंकि कृत्य प्रत्यय में सबसे अधिक प्रयोग जो होता है ना, वो तव्यत का ही होता है। तव्यत कह लो या तव्य कह लो, कृत्य प्रत्यय जो 6 प्रत्यय है ना, तो सबसे अधिक प्रयोग इसी का होता है, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अच्छे अच्छे उदाहरण लाएं। तो कर्तव्य, फिर आ गया वही। अब ऐसे कोई कहेंगे देखो ये हमारा कृत्य भी है। अर्थ एक होने पर भी फिर भी थोड़ा सा अर्थ में अंतर। तो प्रत्यय तो एक ही अर्थ में सब आ रहे हैं ना। कृत्य प्रत्यय जिस अर्थ में कहे जाएंगे सारे के सारे कहे जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर आ ही जाता है कहीं ना कहीं। कि जो अर्थ हम कर्तव्य से लेते हैं वो कृत्य से उतना नहीं निकल पाता है ना? खेचा खाची करनी पड़ेगी फिर। और अनियर का भी वैसा ही निकलता है लगभग अर्थ, जो तव्यत का निकालते हैं ना हम। जैसे कर्तव्य करणीय, लेकिन फिर भी तव्यत का प्रयोग बहुत मिलेगा। तो सोढ़ा यहाँ सह और वह धातु से जब ये प्रत्यय लाएंगे तो उस अवस्था में कुछ अन्य कार्य भी करने हैं हमें, ठीक है ना? तो सह धातु, इसने तो क्या किया कि हकार को ढकार किया है, हकार को ढकार कर दिया है इसने। तो क्या बन गया? सह का सढ़ हो गया सीधा। आगे फिर झषस तथोर धोधा भी लगाना होगा हमें, उसे तकार को धकार कर लेंगे। उसके बाद फिर इष्टनाष्टु भी लगाना होगा। अब ये दो दो ढकार हो चुके हैं, तो एक ढकार का लोप हो जाएगा। अब एक ढकार का जब लोप हो गया तो सीधा सूत्र आने लगा, सही ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। वो क्या करने लगा कि स को जो अ है उसको दीर्घ करने लगा। तो क्या रूप बनेगा फिर? साढ़ा साढ़ुम साढ़व्यम। तो उसी का अपवाद फिर नीचे दिया है कि सही वहो हो ओत अवर्णस्य, अर्थात जिसको हम दीर्घ करना चाह रहे हैं जिस आकार को, उसको दीर्घ नहीं होगा अपितु ओकार हो जाएगा, अवर्णस्य ओत। तो स का बन जाएगा सो, सोढ़। अच्छा, ढकार का कौन से का लोप हुआ है? ये जो प्रत्यय हैं इनके ढकार का लोप हुआ है या कि धातु के ढकार का लोप हुआ है? धातु के। धातु के ढकार का लोप हुआ है। तो सह का क्या बचा? सो, बस। आगे तो प्रत्यय का अंश है वो, ढा ढुम ढव्यम। तो सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम। ऐसे ही वह धातु दोनों में बिल्कुल, क्योंकि सही बहु सूत्र में दोनों धातुएं आ चुकी हैं, दोनों में एक जैसी सिद्धि है। पद के अंत में भी
इसी धातु का, इन्हीं दोनों धातुओं का ले लिया है। तो तुराशाट, पृष्ठवाट और दित्यवाट। तो यहाँ पर भी ये तुरा और पृष्ठ और दिव्य, ये दित्य, ये शब्द पूर्व में आ रहे हैं। और यहाँ कौन सा प्रत्यय करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें वृद्धि भी दिखाई दे रही है, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे यहाँ पर? देखो, भजोड़ भी, हाँ भजोड़ भी जो है ना, भजोड़ भी, तो भजोड़ भी से णवी प्रत्यय का जो विधान किया गया है, उसी की अनुवृत्ति अगले सूत्र में ले जाते हैं। भजोड़ भी छंदसी सह, लेकिन छंदसी सह में तो केवल सह धातु आ पाई, हम तो यहाँ पर वह धातु का भी रूप बना रहे हैं दित्यवाट। तो छंदसी सह के आगे फिर एक सूत्र और बोलना पड़ा पाणिनि को, वहश्च। ठीक है ना, इन दोनों सूत्रों से सह में छंदसी सह से णवी हो जाएगा और वहश्च से वह में हो जाएगा। अब यहाँ पर जब णवी प्रत्यय कर लिया तो सह और वह, ठीक है ना, वृद्धि णवी का बचता तो कुछ भी नहीं है। तो तुरा, यहाँ तुर जो है ना, इसको दीर्घ भी कर दिया गया है। वैसे तुर शब्द है, ये तुरा तो बाद में बनता है। तो अन्य शामपि दृश्यते जो तीसरे पाद में आया था 3 अध्याय के, उसे दीर्घ भी कर लेंगे। तो तुरा और सह को वृद्धि होकर के साह, बस शब्द बन गया, णवी तो हट गया ना, शब्द पूरा बन चुका है। लेकिन अब जब हम आगे प्रत्यय, क्योंकि अभी पद नहीं बनाइए, अभी कहाँ बना है पद, हम पद के अंत में लगा रहे हैं ना सूत्र के लिए होढ़ को। तो तुरा साह इतना बन चुका, मूल शब्द बना है ये। अगर मूल शब्द बोला जाएगा तो यही तो बोलेंगे ना, तुरा साह। तुरा साठ शाठ ये मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है तुरा साह, या शाह, शाह को श भी नहीं करेंगे अभी। तो तुरा साह यहाँ पर जब हम सुप्रत्यय लाएंगे तब पद संज्ञा होगी सुप्तिंगंतम पदम से। तो सु का हलगाती लोप हो गया, अब इधर पद के अंत में हकार आ गया, इसको ढकार कर दिया इसने। ठीक है ना, और स को तो श हो ही जाएगा। तो तुरा शाढ़, अब क्या करेंगे, झलाम जशोंते और फिर वावसाने लगा सकते हैं। तो डकार भी बोल सकते हैं, टकार भी बोल सकते हैं। ऐसे ही पृष्ठ शब्द पूर्व रहते हुए भी और द्वितीय शब्द पूर्व रहते हुए भी वहां वहश्च सूत्र लगा लेंगे दोनों में। आगे देखो, अभी अगला सूत्र आ रहा है अपवाद के रूप में, और ये मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र को अपवाद जहां आते हैं वहां उसकी प्रवृत्ति नहीं करते। यहाँ ऐसा नहीं है कि दादेर धातुर्घ सूत्र लगाया हमने और होढ़ की दृष्टि में हो गया असिद्ध, तो हुआ क्या फिर, ये कुछ भी नहीं है। वो उधर घकार कर रहा है, ये कह रहा है मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं ढकार कर दूंगा। आप तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो ऐसे ही। तो ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तरा सिद्धम को नहीं लगाया जाएगा जहां जहां अपवाद के रूप में सूत्र आएंगे, क्योंकि अपवाद का तो महत्व होता ही तब है। अपवाद तभी सार्थक होगा जब उसके किए कार्य को माना जाएगा। वो कहेगा मुझे अपवाद तो बना दिया, मेरा कार्य कोई मानता ही नहीं, तो मेरा महत्व तो रह ही क्या गया, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, उसकी सत्ता ही बेकार हो गई। तो दादे है षष्ठी एक वचनांतम धातु हो, षष्ठी एक वचनांतम घ प्रथम एक वचनांतम दादे है दकार आदिर यस्य, और साथ में यहाँ धातु हो भी पढ़ दिया है सूत्र में। हम किसी अन्य शब्द में नहीं जाएंगे, किसी प्रातिपदिक में नहीं जाएंगे, केवल धातु के ही अंतर्गत रहेंगे यहाँ पर। नहीं तो बहुत से ऐसे शब्द मिल सकते हैं जहां पर ये संभावना हो सकती है, वहां नहीं लगाएंगे इसको। तो दकार आदे है धातु हो हकारस्य, ठीक है ना, जिस हकार को घकार करना है वह हकार धातु का होना चाहिए। दूसरी बात, वह धातु दकार आदि होनी चाहिए। तो दादे बना शब्द धातु का विशेषण, ठीक है ना, दकार आदे है धातु हकारस्य घकारादेशु भवति झलि परतः पदान्ते च। तो पहले झल के उदाहरण वही, त्रिश तुम नौतव्यत, तो दग्धा दग्धुम दग्धव्यम,
एक और ले लिया है दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, दोनों में एक ही जैसे कार्य हैं, केवल दो में गुण हो गया है बस, बाकी सब कार्य एक जैसे रहेंगे। तो दह या दुह है, त्रिस्त मुन तव्यत कोई सा भी प्रत्यय ले आएंगे तो उस अवस्था में वो झल परे होने के कारण से, अब पिछले सूत्र से तो ढकार की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन तकारादि होने के कारण से ये विषय इसके पास आ गया, इसने उसको घकार कर दिया है। अब घकार कर दिया है तो दह का बन गया दघ, आगे त्रिच है। अब यहाँ पर झष तो फिर भी हो गया, ढकार करते तब भी झषंत बन जाती है, घकार किया है हमने तब भी झषंत है, तो झषस तथोर्धोधा तो दोनों ही अवस्थाओं में लगना था, उसने धकार कर दिया तकार को। तो दघ और त्रिच, त्रिच का ता बनेगा ही आगे चल करके। तो अब यहाँ पर जो पूर्व घकार है उसको हो गया जश, किससे? झलाम शोनते से, झल पर रहते, वो केवल पदांत में लगता है, ठीक है ना, इसीलिए पाणिनि को एक सूत्र और बनाना पड़ा था, झलाम जश झशी। अब इन दोनों सूत्रों में भी कभी कभी बहुत भ्रांति से कुछ का कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि जश करने वाले सूत्र झलाम जश झशी और झलाम शोनते, प्रसिद्ध दोनों में अधिक ये है झलाम शोनते, तो यही मुख से निकल पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखना होता है मैं कि झलाम शोनते केवल पद के अंत में लगता है, झल पर रहते नहीं लगता। तो झलाम जश झशी से जश तो होकर के दग्धा दग्धुम दग्धव्यम, ऐसे ही दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम। पद के अंत में यहाँ पर फिर उसी प्रकार से करेंगे, क्विप सूत्र से क्विप लाएंगे, क्विप का पूरे का लोप हो जाएगा और उपपद समास करके काष्ठम, काष्ठम दहती इति काष्ठ धक है, गाम दोग्धी इति गोधुक, गाय को धोने वाला। तो काष्ठ धक, तो काष्ठ उपपद रहते हुए दह धातु से, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा है, जो सुप्रत्यय अंत में आएगा बाद में, फल्यादि लोप होने के बाद। अब ये पद के अंत में आ गया हकार, धातु दकारादि है, इसने घकार कर दिया, इसने घकार कर दिया, तो इधर हो गया दघ दघ, ठीक है ना। अब पीछे हमने दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम या दग्धा दग्धुम में आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी, और लेकिन यहां पर जब दघ बन चुका है तो ये कैसा हो गया, अब ये हो गया झषंत, तो झषंत तो वहां भी बना था, दग्धा में भी झषंत बन गया था, लेकिन अब यहां पर हम जो सूत्र लगा रहे हैं हम कि एकाचो बशो भष झषंतस्य भूः। अब देखो ये जो सूत्र आ रहा है आगे 37वें संख्या पर आएगा, तो झली परतः पदांते च, तो यहां भी जा रहा है, ठीक है ना, यहां भी झली परतः पदांते च, ये तो अंते और झली तो अनुवृत्ति वहां भी जा रही है ना, लेकिन वहां पर झली परतः जो शब्द है झली, वो झल एक सीमित कर दिया गया है वहां दो वर्णों में, ठीक है ना, एक सकार में और एक ध्व पर रहते, बस दो ही स्थलों पर सीमित कर दिया है उसको, इनके सभी प्रकार के झल नहीं लेने हैं वहां पर, सकार परे हो झल के रूप में या ध्व परे हो ध्वम का धकार। तो वो सूत्र क्या करता है कि झषंत होते ही वो जो शब्द है उसमें एकाच होना चाहिए, उसके वश के स्थान पर भश कर देता है, तो इसने दकार को कर दिया यहां पर धकार, तो दघ दघ का बन गया धघ, ठीक है ना। अब आगे लगा लेंगे हम झलाम सुनते और भावसा ने तो काष्ठ धक, ऐसे ही गोधुक, दोनों एक ही प्रकार से, गोधुक में गुण होगा नहीं क्योंकि क्विप प्रत्यय कित है। तो इस प्रकार से होढ़ का अपवाद तो ये सूत्र आ गया था। अब इसी सूत्र में विकल्प करने के लिए फिर अगले सूत्र की रचना की पाणिनि ने कि वा द्रुह मुह श्नुह स्नेहाम, लेकिन सारा विषय इसी सूत्र का नहीं है,
वहां पर जो धातु दकार आदि है, तो वहां तो पूर्व इसी सूत्र से नित्य जो प्राप्ति थी उसका विकल्प तो कितनी है दकार आदि, उसमें केवल एक ही तो है, द्रुह। तो द्रुह में तो पूर्व सूत्र से दादे धातु और घ से नित्य प्राप्ति हो रही थी घकार आदेश की, तो एक तो वहां विकल्प हो गया है। बाकी मोह स्नुह स्नेहाम, ये पूर्ण रूप से ये होढ़ का ही अपवाद बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दकार आदेश में एक भी नहीं है। तो वाह अव्यय पदम द्रुह मुह स्नुह स्नेहाम षष्ठी बहुवचनांतम है, द्रुह मुह स्नुह स्नेह इत्यतेषाम धातु नाम, धातु ऊपर से ले लेंगे यहाँ पर भी, और धातु वैसे भी है, ये धातु ही है एक प्रकार से, सूत्र में ही पड़ी हुई है। तो इत्यतेषाम धातु नाम हकारस्य घकारादेशो भवति विकल्पेन झलि पड़ता है पदान्ते च। उदाहरण वैसे ही आएंगे, कोई नया कार्य नहीं हुआ है इसमें। तो पहला जो द्रोह धातु का रूप दिया है तो द्रोगधा, और दूसरे पक्ष में हो जाएगा फिर, क्योंकि जब ये विकल्प से कर रहा है तो उस अवस्था में होढ़ा लगेगा दूसरे पक्ष में फिर, और ये बात सभी में घटेगी। तो द्रोढ़ा, ठीक है ना, जैसे पहले बनाया था हमने सोढ़ा, तो गुण होकर के द्रोढ़ा, द्रोग्धा द्रोढ़ा। पद के अंत का दे दिया है मित्र ध्रुक और मित्र ध्रुट, एक बार घकार का एक बार ढकार का, और एकाचो बशु भश दोनों स्थलों पर यहां भी लगना है, उसका ध्यान रखना है। मोह धातु में उत उपसर्ग साथ में दिया हुआ है, तो मुह का बन जाएगा मोगधा, ठीक है ना, ये तो हो गया घकार का उदाहरण। लेकिन जब ढकार होगा, तो ढकार जब होगा तो उस अवस्था में वहां तो फिर सारी प्रक्रिया करनी ही है, ढोड़े लोपह भी लगेगा वहां पर, ठीक है ना, ढोड़े लोपह भी लगाएंगे। तो उन्मोढ़ा, उन्मोग्धा, उन्मूढ़ा। अब यहाँ मूढ़ा में हमें एकाचो बशु भश लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बश है ही नहीं, यहाँ नहीं, आगे उन्मुख में, उन्मुख में जैसे हमने मित्र ध्रुट में या मित्र ध्रुक में एकाचो बशु भश लगाया था, तो ऐसी स्थिति उन्मुख में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर बश नहीं है, मकार है। तो उन्मुख और उन्मुट ये ढकार का हो गया, ये सबके प्रत्यय के उदाहरण है। ऐसे ही श्नुह, तो श्नुह धातु में भी उत उपसर्ग लगा करके शकार को सकार हो जाएगा, नकार को नकार, तो सुनुह बन जाएगा। तो सुनुह का सुनोग्धा, ढकार करेंगे तो सुनोढ़ा, उत उपसर्ग लगा करके उत्सुनोग्धा उत्सुनोढ़ा। ऐसे ही पद के अंत में तो उत सुनुक और उत सुनुट, यहां भी एक आचो बशु भश नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही स्नेह धातु में कोई अंतर नहीं है, ये स्नुह है वो स्नेह है, तो स्नेग्धा स्नेढ़ा स्निक और स्निक। अच्छा, अब एक सूत्र इसमें और रह गया इसी से संबद्ध, ये सब होढ़ से ही जुड़ा हुआ है सारा विषय, क्योंकि होढ़ तो सीधे हकार को ढकार कर रहा था, उसके बाद फिर उसको रोक करके घकार किया गया। अब इसके बाद उसी हकार को ढकार जो हो रहा है उसको रोकते हुए अब धकार किया जा रहा है, वो एक ही धातु के लिए नहोधः। तो नह षष्ठी क्वचनांतम, घ प्रथम क्वचनांतम, ये बांधने अर्थ में आती है ना, णः बंधने, इसी से बनता है नाभि शब्द, नहोभश्य, तो नाभि बन जाता है इसी से, णः बंधने, जहां सारी नस नाड़ियां बंधी हुई हैं, एक केंद्र बिंदु है, पूरी गांठ है नाभि। 72,72,10,201 इतनी नाड़ियों का जहां ग्रंथन हुआ है पूरा इकट्ठा, वो है नाभि केंद्र। तो नह हकारस्य धकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। तो ये निष्ठा का दे दिया है पहले उदाहरण इन्होंने। अब तक जो शैली अपना रहे थे ये त्रिच, तुमुन और तव्यत, यहाँ इन्होंने त्रिच की जगह दे दिया है नद्धम, उसको भी देंगे तो क्या बनेगा, नद्धा, नद्धा नद्धुम नद्धव्यम, ठीक है ना, यहाँ इन्होंने निष्ठा का दे दिया है, कोई अंतर नहीं पड़ता है।
तो णः धातु अनिट है ये, तो निष्ठा प्रत्यय ला करके नह और त, ठीक है। तो हकार को इसने धकार कर दिया, हुढ़ से ढ की प्राप्ति हो रही थी, तो नध, उसके बाद झषस थोड़ ढोधः और झलाम जश झषी, बस नद्धम। तुमन प्रत्यय करेंगे तो नद्धुम, तव्यत करेंगे तो नद्धव्यम। और पद के अंत में, पद के अंत में उपसर्ग लगा करके दिया है यहां पर, और उसको दीर्घ भी कर लेते हैं। तो उपसर्ग लगाते हुए नह धातु से यहां भी ऐसे ही कोई प्रत्यय करके उसका लोप हो जाएगा। और इसमें जो दीर्घ किया गया ना, इनको उप को और परी को, ये किससे करेंगे दीर्घ? नहि, वृत्ति, वृषि, व्यधि, रुचि, सही, तनिषु, क्वौ, ठीक है ना। इससे यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। नहीं बच्चों में थी। तो दीर्घ होकर के ये तो बन गया उप का उपा और परी का बन गया परी, ठीक है ना। तो नह धातु से यहाँ पर भी हकार को धकार करके नध बन गया, और उसके बाद फिर झलाम जशोन्ते, इससे धकार करेंगे और वाबसाने से तकार भी हो जाएगा। तो उपानत और परिणत, परिणत में यहाँ पर नकार को नकार भी हो जाएगा, उपसर्गाद असमासे भी ऋणोपदेश से, धातु ऋणोपदेश है ना ये, इसलिए। तो इस तरह से ये उदाहरण बन गए इसके। अब यहाँ पर जो सूत्र आ रहा है आगे, ये है आहस्थः। आह षष्ठी कुचनांतम, थः प्रथम कुचनांतम। अब यहाँ आह जी क्या है ये? आह धातु पाठ में है कहीं पर ये? तो ब्रू के स्थान, हाँ, तो ब्रू धातु के स्थान पर ये आह आदेश होता है। ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः, जो 5 प्रत्यय प्रारंभ के हैं, बस वहीं पर होता है आह आदेश। आदित, ब्रुवः पंचानाम आदित, तो वही धातु यहाँ पर ली गई है आह। तो आह हकारस्य थकारादेशो भवति झलि परतः, ये थकार करता है। तो इस तरह से हमने ढकार देखा पहले, फिर घकार देखा, और घकार के बाद फिर ये धकार देखा, और अब ये है थकार आदेश। तो थकार आदेश होगा केवल झल पर रहते, यहाँ पदांत का संबंध नहीं जुड़ पाता है, ठीक है ना, क्योंकि धातु है ये, पदांत का संबंध यहाँ नहीं होगा, हमें झल परे लाना है। तो आह आदेश जहां होगा वहीं तो लगाएंगे सूत्र को हम ये। और आह आदेश क्या कहीं पदांत में संभव है भाई? आह आदेश करने वाला जो सूत्र है, ब्रुवः पंचानाम आदित आहो ब्रुवः, वो तो तिप्त आदि प्रत्ययों को ले रहा है, उनके परे रहते तो पद के अंत में यह संबंध जुड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए केवल झल पर रहते। तो आह धातु है, आगे थल प्रत्यय आ चुका है ना, सिप के स्थान पर थल कर लिया है, वही करता है ये। ब्रुवः पंचानाम आदितः, जो 5 प्रत्यय प्रारंभ के हैं उनके स्थान पर णल अतुस उस, थल अथुस, बस यही तो 5 लेंगे। और कौन से लकार के लेंगे ये? लिट लकार के, क्योंकि नल अतुस है, लट लट लकार लेंगे। कहां से आ रहा है? विदो लटोगा, ऊपर ही है इसके विदो लटोगा, और वाह भी है, विकल्प भी है। तो इस तरह से 2 रूप बन जाते हैं लट लकार में। तो ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथः। अब इसी के स्थान पर हम आह आहतुः आहुः, आथ आहतुः, बस अब नहीं, अब वही बोलेंगे ब्रूथ, ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। और आह का प्रयोग तो बहुत होता है, ब्रवीति के स्थान में, ब्रवीति की जगह पर आह, ऐसा कहा, इत्याह, इत्याह भरमार मिल जाएगी साहित्य में। अजय कहता है लट में होगा ना? हाँ, ऐसा कहता है, ठीक है ना। तो आह आह कह के बोलते हैं। ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि झल लाना था ना हमें, तो थल प्रत्यय यहाँ पर आ गया है ये। तो आथ,
थकार को इसने हकार को इसने थकार कर दिया है, खरी कैसे तकार हो जाएगा। तो किम आथ, क्या अर्थ हुआ इसका? क्या कहते हो? इदम आथ, ये कहते हो। तो ये हकार का यहाँ पर होढ़ से जो अनुवृत्ति प्रारंभ हुई थी हकार की, ह की, ये समाप्त हो गई। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ